गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारी हिंदी की क्लास में हमारे जो सिलेबस की हमारी हिंदी की जो बुक है कृतिका, उसका चैप्टर नंबर 3 जो था वो एक्सप्लेन हो रहा था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो कल की क्लास में था हमारा हाफ चैप्टर एक्सप्लेन हो चुका था और आज की क्लास में हमारा उसके आगे से चैप्टर जो है उसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो बच्चों, हम लोग वहाँ पर थे जो हमारी स्टोरी चल रही थी कि उमा को उसके पिता जो थे वो देखने की उसको लड़के वाले देखने आए, तो उमा को बुलाने के लिए जा रहे थे। तो उमा को बुलाने के लिए गए, तो फिर उमा को जब बुलाने के लिए गए फिर उसके बाद वो वहाँ पर आ गए और फिर उसके बाद उमा आई है। तो उमा को बुलाने पर जो वो जैसे जिस तरीके से आई है उस बात का वर्णन यहाँ पर किया गया है। उमा को बुलाने पर वह सिर झुकाए तथा हाथ में पान की तस्तरी लिए हुए आती है। कौन? उमा। जैसे अपना एक कल्चर होता है कि लड़कियां नाश्ते की ट्रे लेके आती हैं, तो वहाँ पर उन्होंने क्या था, हाथ में उसके पान की तस्तरी थी यानी प्लेट थी। उमा के लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ बोलते हैं चश्मा। यानी गोपाल प्रसाद और शंकर जो लड़का उसको देखने आया था, गोपाल प्रसाद जो शंकर के पिता हैं, और दोनों को बड़ा ही अचंभा होता है कि लड़की जो थी वो क्या लगाई हुई थी, चश्मा लगाई हुई थी। तो उन्होंने कहा चश्मा। तो रामस्वरूप चश्मा लगाने की वजह को स्पष्ट कर देते हैं। वो एक लड़की के पिता हैं और इस तरह से एक बेबस दिखाया गया है कि वो जो लड़की ने चश्मा लगा रखा है तो वो भी एक उसकी जो लड़के वालों को है वो एक कमी नज़र आ रही है। तो वो एक पिता होने के नाते, एक लड़की के पिता होने के नाते अपनी जो लड़की की जो वो एक कमज़ोरी जिसको वो चश्मा लगाना मानते हैं उसको स्पष्ट कर देते हैं, कोई ना कोई अपना रीज़न बता देते हैं। दोनों संतुष्ट हो जाते हैं, तो दोनों ठीक उन्होंने बात को मान लिया, उन्होंने जो भी रीज़न दिया। गोपाल प्रसाद उमा की चाल, चेहरे की छवि को देखते हुए गाने बजाने के बारे में भी पूछते हैं। गोपाल प्रसाद ने क्या करा, उनकी चाल छवि यानी लड़की को चला के देखते हैं, लड़की की छवि, उसके फीचर्स कैसे हैं, देखने में कैसी है, ये सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने उसके लिए उससे क्या गाने बजाने के बारे में भी पूछते हैं। तभी उमा सितार उठाकर गीत सुनाना आरंभ करती है और तभी उसकी नज़र उसके जो लड़का उसको देखने आता है उस पर पड़ती है। तो वह उसे पहचान कर गाना गाना जो है वो बंद कर देती है। फिर उमा से उसकी पेंटिंग सिलाई के बारे में भी पूछा जाता है। लिखा है कि वो कोई ना, मतलब जब जैसे ही वो उमा गाना गा रही थी तो वो उस लड़के को देखती है, जैसे ही वो उस लड़के को देखती है वो गाना गाना क्या कर देती है, बंद कर देती है। कहीं ना कहीं उसे कुछ उस लड़के को, शंकर को देखकर कुछ याद आता है। फिर वो लोग जो हैं उसकी सिलाई पेंटिंग के बारे में पूछते हैं कि तुम्हें क्या क्या आता है, सिलाई आती है, पेंटिंग आती है, ये सब चीज़ें वो उससे पूछते हैं। इसका उत्तर रामस्वरूप देते हैं, यानी बेटी नहीं देती है, कौन देता है, रामस्वरूप देते हैं। तब गोपाल प्रसाद उमा से कुछ इनाम विनाम जीतने के संबंध में भी पूछते हैं। गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं कि उमा से कहते हैं कि तुमने कुछ इनाम वगैरह भी कुछ जीता है। उमा को ही उत्तर देने के लिए कहते हैं, जैसे हर बात में क्या था उनके पिता उत्तर देते, तो इस बार वो कहते हैं कि नहीं उमा तुम ही उत्तर दोगी, यानी तुम ही बताओगी। रामस्वरूप भी उमा से ही जवाब देने के लिए क्या करते हैं, फिर रामस्वरूप भी कहता है कि उमा तुम ही जवाब दो, और मजबूत आवाज़ में मैं क्या जवाब दूं बाबूजी। और उसको फिर इन सब चीज़ों को देखकर कि वो उसकी छवि देखते हैं, वो उसकी चाल ढाल देखते हैं, उसे गाना गवा के देखते हैं। इसके बाद फिर उससे सिलाई पेंटिंग के बारे में पूछते हैं, उसके चश्मे पर भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए उमा को क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है और फिर वह बड़े गुस्से में बोलती है और मजबूत बड़ी एक तेज़ आवाज़ में बोलती है। क्या कहती है कि क्या जवाब दूं बाबूजी, कि बाबूजी मैं क्या जवाब दूं। जब कुर्सी मेज़ बेची जाती है तब क्या दुकानदार मेज़ कुर्सी से कुछ पूछता है, कुछ नहीं पूछता, यानी मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता। कह रहे हैं कि क्या मैं जवाब दूं, यानी उसने अपने आप को एक वस्तु बता दिया है कि जैसे किसी दुकान पर कोई वस्तु बेची जाती है तो उससे कुछ नहीं पूछा जाता है, तो ऐसे ही मैं भी हूँ जो क्या दुकानदार उससे कुछ नहीं पूछता, तो ऐसे ही कहा गया, यानी पूछता है कि ये कैसी है, मजबूत रहेगी या नहीं, ऐसे करके कुर्सी मेज के बारे में पूछता है। तो ऐसे ही वो कह रही है कि यहाँ पर भी मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, सौदा ही हो रहा है, केवल ख़रीदार को दिखा देता है और पसंद आ जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। कहने का मतलब है मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछा जाता है कि तुम्हारी इच्छा है या नहीं है। उसी प्रकार वो कह रही है कि मुझसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि सब कुछ जो मुझे देखने आया है उसी पर डिपेंड हो रहा है, और वही अगर उनकी इच्छा है तो सब कुछ ठीक है, यानी मैं क्या हूँ, यानी मैं उनको अगर पसंद आ जाती हूँ तो रिश्ता पक्का है, वरना कुछ नहीं। रामस्वरूप क्रोधित होकर हुए उसे क्या करते हैं, डांटते हैं, अपनी बेटी को डांटते हैं। अब मुझे कहने दीजिए बाबू। अब उमा क्या कहती है कि मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये तो महाशय मुझे ख़रीदने आए हैं, ज़रा इनसे पूछिए
कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते। उसको गुस्सा आता है और कहती है बाबूजी कि मुझे बोलने दीजिए, अब मैंने बोलना शुरू किया है, ये मुझे ख़रीदने आए हैं यहाँ पर, इनसे पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, यानी लड़कियों के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती कि कोई हमें देखने आया है, हमारे बारे में 10 बातें पूछ रहा है, हम में 10 कमियाँ निकाल रहा है, तो हमें ये सब चीज़ें क्या बुरी नहीं लगती हैं? हमें इन सब चीज़ों को देखकर, इन सब को सुनकर क्या हमें दुख नहीं होता है? क्या उन्होंने कहा है कि क्या हमें चोट नहीं लगती है? ये उमा जो है ये सब बातें कह रही है। लड़कियां मजबूर कोई भेड़ बकरियां हैं क्या, जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर क्या करता है, काटने के लिए क्या ले जाता है? तो वो कह रही है कि क्या मैं कोई भेड़ बकरी हूँ जो ये लोग मुझे अच्छी तरह से मतलब देख रहे हैं, अच्छी तरह से मुझे देख रहे हैं कैसी हूँ मैं, क्या नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा है कि क्या मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूँ जो मुझे यहाँ पर इतने अच्छे से ये लोग देखने आए और मुझ में कमियाँ निकाल रहे हैं। गोपाल प्रसाद ताव में आकर कहते हैं, रामस्वरूप बाबू क्या आपने मुझे मेरी बेइज्जती करने के लिए ही यहाँ पर बुलाया था? यानी यहाँ पर आप जो हो मुझे इंसल्ट, मेरी बेइज्जती कर रहे हो, यहाँ पर अपनी बेटी से करा रहे हो, इसीलिए आपने मुझे ये बुलाया था? उमा, आप इतनी देर से मेरी नापतोल कर रहे हो, यानी वो कह रही है कि आप इतनी देर से मुझ में कमियाँ निकाल रहे हो, कहीं मेरे पूछ रहे हो तुम्हें गाना आता है, तुम्हें सिलाई आती है, तुम्हें पेंटिंग आती है, यानी ये सब क्या है, नापतोल करना है। आप इतनी देर से, तो भी वो इन्हीं बातों को लेकर वो कहती है कि आप इतनी देर से मेरी नापतोल कर रहे हो, इससे हमारी बेइज्जती नहीं हुई? कह रहे हैं कि हमारी बेइज्जती नहीं हुई और हमने ज़रा सा कुछ कह दिया तो आपकी इसमें क्या बेइज्जती हो गई? और ज़रा अपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों चक्कर काट रहे थे और ये वहाँ से कैसे भगाए गए थे। यानी शंकर को देखकर उसको कुछ याद आता है और अब जो उसको याद आ रहा है वो उस लड़कियों को पहचान लेती है, क्योंकि जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी तो गर्ल्स हॉस्टल में जो था वो शंकर जो था वो चक्कर लगाता हुआ नज़र आया और वहाँ के नौकरों ने और वहाँ के जो भी मतलब गार्ड वगैरह होंगे या जो भी वहाँ के नौकर या जो भी देखभाल उस हॉस्टल की करने वाले थे, उनके द्वारा वो बेइज्जत करके भगाया गया था। तो इस बात का भी वर्णन जो है वो उमा अब उनके गोपाल प्रसाद से करती है। गोपाल प्रसाद, तो क्या तुम कॉलेज में भी पढ़ी हो? वो उनको तो पता ही नहीं है कॉलेज में पढ़ी है, उनको तो ये पता था कि ये क्या है, ये मैट्रिक पास है, क्योंकि उसके पिता ने क्या कहा था कि मेरी बेटी तो मैट्रिक पास है। तो कह रहे हैं कि तो क्या तुम कॉलेज में भी पढ़ी हो? उमा, हाँ पढ़ी हूँ, BA पास किया है मैंने। ना तो कोई चोरी है और ना ही मैं आपके पुत्र की तरह इधर उधर ताक झाँक करती हुई कायरता का प्रदर्शन करती हूँ। उन्होंने कहा है कि मैंने अगर BA किया है तो इसमें कोई चोरी नहीं की है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। जैसा आपका बेटा जो है वो इधर उधर चक्कर काटता हुआ नज़र आता है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं और रामस्वरूप को जो है बुरा भला कहते हैं। अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हुए आगे चले जाते हैं। उमा पीछे से कहती है, क्या कहती है? जाइए, ज़रूर जाइए, घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद और उसका लड़का जो है दरवाजे से चुपचाप बाहर चले जाते हैं। प्रेमा आती है, तभी प्रेमा आती है और फिर क्या होता है, उमा ये सब बातें कहते हुए उमा यहाँ से चली जाती है। तो जब प्रेमा आती है तो फिर वो क्या कहती है कि उमा क्या कर रही होती है, रो रही होती है। यह सुनकर क्या है, रामस्वरूप जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। यानी उमा ने इतना सब कुछ कहा और आज उस पर जो बीत रही थी वो परेशान हो गई थी और वो इन सब को जो है इतनी अपनी बेइज्जती, इतनी अपनी इंसल्ट, ये सब जो समाज के जो रूढ़िवादी जो नियम हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो रो रही थी। तो इन सब को सुनकर जो है प्रेमा भी बहुत दुखी होती है। रतन आता है, बाबूजी मक्खन। इन्होंने अपने नौकर को, जब हम लोग कहानी स्टार्ट की थी तो ये नौकर को मक्खन लेने के लिए भेजते हैं, टोस्ट में लगाने के लिए, जिससे कि वो मेहमानों को नाश्ता कराएंगे। तो यहाँ पर बताया कि रतन आता है, बाबूजी मक्खन। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और यहीं पर एकांकी जो है वो समाप्त हो जाती है। बच्चों यहाँ पर एकांकी, मैंने आपको इसकी एकांकी की स्टोरी, इसका एक्सप्लेनेशन आपको सुनाया कि एक लड़की की हमारे समाज में क्या स्थिति थी और बहुत सी जगह पर आज भी यही स्थिति है। लड़कियों को, स्त्रियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे समाज में जो रूढ़िवादी हमारी लड़कियों के प्रति जो उनकी मानसिकता है बहुत ही गलत है। कुछ अच्छे घर हैं, कुछ अच्छी फैमिली हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो उन सब ने इन सब चीज़ों को अस्वीकार कर दिया है। लेकिन और सारे लोग जो अनपढ़ हैं, जो अभी भी पुराने ख्यालों में, पुराने रीति रिवाजों में जीते हैं, वहाँ पर बच्चों आज भी स्त्रियों को, आज भी लड़कियों को इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि इन सब चीज़ों का मेन कारण बच्चों यही है कि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान है। तो यहाँ पर हम पुरुष जो हैं, लड़के जो हैं, लड़कियों से हमेशा आगे, मतलब इनको ज़्यादा माना जाता है।
लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बताती हूँ बच्चों, ये सब कुछ फैमिलियों में होता है, तो वहाँ जिन फैमिलियों में होता है वहाँ ये सब लड़कियों को ये सब चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं कि लड़की को कैसे दिखाया जा रहा है। लड़की में अगर कोई कमी है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन लड़के की कमी को कोई भी नहीं देखता है और उसकी कमी को सब क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बच्चों, रीढ़ की हड्डी नाटक का नाम लेखक ने बिल्कुल सही दिया था। मनुष्य के जीवन में मान सम्मान उसके लिए अति आवश्यक होता है। मान सम्मान ही उसे समाज में गर्व से खड़ा रखता है, वह समाज के सम्मुख स्थान दिलाता है। अगर आप अच्छे काम करेंगे, आपका मान सम्मान है, तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी जो है मान सम्मान से ही जुड़ी हुई है। और इस एक व्यक्ति के लिए मान सम्मान ही सबसे ज़्यादा क्या है, उसके जीवन में सबसे प्रमुख स्थान है उसके मान सम्मान का। उसका मान सम्मान उसकी रीढ़ की हड्डी के समान होता है। बच्चों, जैसे हमारे शरीर में एक रीढ़ की हड्डी जो होती है वो हमारे शरीर को क्या करती है, सीधा रखती है ना। हमारा शरीर जो है वो रीढ़ की हड्डी, हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो वही बताया है कि जिस प्रकार समाज में, जिस प्रकार हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का स्थान है, उसी प्रकार समाज में मान सम्मान का स्थान है। उसका मान सम्मान रीढ़ की हड्डी के समान होता है। उमा ने शंकर को इसी मान सम्मान विहीन जीवन का प्रहार किया। उमा ने शंकर पर क्या किया, इसी मान सम्मान विहीन जीवन का उसके जीवन पर प्रहार किया है। शंकर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। पढ़ाई के स्थान पर लड़कियों के हॉस्टल में घुस जाना, वहाँ पर अपमानित होकर भगा दिया जाना शर्म की बात है और किसी भी लड़की के लिए ऐसी पति की कल्पना जो है वो नहीं कर सकती, यानी कोई भी लड़की ऐसे पति की कल्पना नहीं कर सकती। उमा ने शंकर के इसी तथ्य को उजागर कर उसे रीढ़ की हड्डी से विहीन बताया है। लास्ट में उमा कहती नहीं कि आप जाइए देख लीजिए कि आपके बच्चे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं है, इसी को, यानी उसका जो था समाज में मान सम्मान नहीं था, क्योंकि वो गर्ल्स हॉस्टल से बेइज्जत करके निकाला गया था। यानी कि कोई लड़का अगर गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता हुआ नज़र पा रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है और उसको वहाँ से बेइज्जत करके भगाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों, कि वो लड़का अच्छा नहीं है ना, उसका कोई मान सम्मान नहीं है। तो इसीलिए इसी चीज़ को जो है उमा ने दर्शाया है। उमा ने शंकर के इसी तथ्य को उजागर कर उसे रीढ़ की हड्डी से विहीन बताया है। इस नाटक के नाम की सार्थकता इसी बात से स्पष्ट होती है। रीढ़ की हड्डी से विहीन यानी नाटक के जो नाम की सार्थकता है जो है वो इसी बात से स्पष्ट होती है। बच्चों, ये तो हमारा चैप्टर का था एक्सप्लेनेशन, जो आज हमारा कंप्लीट हो गया है और कल जो हम नेक्स्ट क्लास से बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।